हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब पर्यावरण अध्ययन से पढ़ेंगे पाठ 20 किसके जंगल। तो इसका मतलब हुआ कि इस पाठ से हमें जो जानकारी मिलने वाली है, जो ज्ञान मिलने वाला है, वो मिलेगा जंगल के बारे में। वैसे तो बहुत कुछ आप जानते ही होंगे जंगल के बारे में, तो देखते हैं कि आज क्या नया जानते हैं हम। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पाठ की। जंगल की बेटी। सोच सकते हो यह बच्चे पोटलियां लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसा करो। अब देखो यहाँ फोटो में आपको दिख ही रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो कि अपने अपने कंधे पर पोटलियां लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो जानते हैं कि यह क्या करने जा रहे हैं। असल में यह बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुडुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। तो देखो यहाँ पर आपको एक दीदी भी दिख रही है साड़ी पहने हुए, इनका नाम है सूर्यमणि और यह इन बच्चों की दीदी है, यानी कि यह बच्चे इनको दीदी कहकर बुलाते हैं। अब यह पढ़कर हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये जो बच्चे हैं ये जंगल की तरफ जा रहे हैं और ये एक तरीके से मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। तो हाँ, हमारा मन भी कर रहा है कि हम भी इस तरीके से जाकर मौज मस्ती करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मजा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है, कहती है सूर्यमणि। वह कहती है हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो देखो जो सूर्यमणि दीदी है वो इन बच्चों को जंगल की तरफ क्यों ले जाती है? ताकि वो उनको जंगलों के बारे में जितना भी जानकारी दे सकती है वो दे सके, जंगलों के बारे में बच्चों को बता सके, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के जानवरों के बारे में पहचान करा सके। और वो कहती है कि जितना ज़रूरी किताबें पढ़ना है उतना ही ज़रूरी जंगल को पढ़ना भी है, क्योंकि जो आदिवासियों की ज़िंदगी है वो जंगलों से ही जुड़ी होती है और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। अब अगर उनकी ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी हुई है तो फिर ये तो सच ही है कि जंगलों का बचना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग यानी कि वो आदिवासी लोग भी बच सकें। अब हम आगे का कार्य करते हैं, चर्चा करो। तो कुछ सवाल है जिनके जवाबों के लिए हमें चर्चा करनी है। तो पहला सवाल है, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? तो इसका जवाब है जंगल तरह तरह के बहुत सारे पेड़ों से बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली जगह होती है। जंगल बहुत सारे जानवरों, कीड़े मकोड़े आदि का प्राकृतिक घर है। अब है अगला सवाल, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, वह जंगल नहीं बन जाता है। जंगल बहुत ही घने तथा बहुत बड़े क्षेत्रफल में तरह तरह के छोटे बड़े पेड़ों एवं पौधों से बना हुआ इलाका होता है। जंगल बहुत सारे जानवरों का प्राकृतिक घर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पता करो और लिखो। अब हमें कुछ और सवाल दिए हैं जिनके कि जवाब आपको पता करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो जिसमें कि पहला सवाल है, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, पर मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। जंगल में पेड़ों के अलावा कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि होते हैं। अब अगला सवाल है, क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? तो इसका जवाब है अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं। मैं पीपल, आम, बबूल, बरगद आदि पेड़ों को पहचान सकती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सूर्यमणि कहती है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है, जंगल हमारे लिए जरूरी है। जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। यह कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है। इसलिए सूर्यमणि का कथन सही है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। तो देखो, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि सूर्यमणि का घर के जितने भी कार्य हैं वो जंगल से ही होते थे। उसको बचपन से ही जंगल से बहुत लगाव था। उसके स्कूल के जाने के लिए एक सीधा रास्ता था, लेकिन वो उसको छोड़कर जंगल से होते हुए जाती थी। उसके पिताजी की एक छोटी सी खेती भी थी। इसके अलावा उसके पिताजी जंगलों से जड़ी बूटियों को लेकर बेचा करते थे, यानी कि यह जंगल उनके लिए एक आय का साधन भी था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी जंगल से जो बांस से टोकरी बनाती थी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाती थी और फिर उनको बेचती थी। लेकिन जब से शंभू ठेकेदार आ गया है, जंगल से एक पत्ता उठाना भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। अब देखो, जो बाकी आदिवासी या बाकी जो लोग हैं गांव के, वो तो जो है ठेकेदार से डरते हैं, लेकिन जो बुधिया माई है वो ठेकेदार से नहीं डरती हैं और कहती हैं कि जंगल पर आदिवासियों का ही हक है। एक तरीके से देखा जाए तो जो जंगल है वो आदिवासियों का साझा बैंक है। और साझा बैंक क्यों है? क्योंकि यह जंगल उन लोगों के आय का साधन है, उन लोगों के खान पान के लिए भी काम आता है। इसलिए अब वह यह भी कहती है कि वो लोग जो हैं जंगल से उतना ही लेते हैं जितने की उनको ज़रूरत है। ये नहीं कि बाकी लोगों या फिर ठेकेदारों की तरह उसको पूरा लूट लें या फिर वहाँ से पेड़ों को काटने लग जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव, जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखों क्यों? यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई।
अब देखो सूर्यमणि के परिवार के सामने परेशानी आ रही थी, क्योंकि जो छोटी सी जंगलों में ठेकेदार आ गए थे और वो जंगलों से उन्हें कुछ भी नहीं ले रहे थे, और इसके अलावा उनके पास एक छोटा सा खेत था, तो उस छोटी सी खेती के सहारे जो है घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो घर चलाने के लिए सूर्यमणि के जो पिताजी हैं वो काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे थे। इसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे थे, कभी खाना होता था और कभी नहीं होता था। फिर जो मनिया के चाचा थे वो उनकी कभी कभी मदद कर देते थे और अपनी पंसारी की दुकान से उनके लिए अनाज भेज देते थे। फिर उन्होंने कोशिश करी कि सूर्यमणि स्कूल जाकर पढ़े। इसके लिए उन्होंने बिशनपुर गांव के स्कूल में उसका दाखिला भी करा दिया, लेकिन इसके लिए उसको वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव, जंगल, घर छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस पर उसके चाचा ने उसको समझाया कि अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो भूखी मर जाओगी। तो सूर्यमणि कहती है कि भूखे क्यों मरना है, हमारे पास जंगल है ना, हम जंगल से अपना काम कर सकते हैं, हमारे आय का साधन हमारा जंगल है, हम खाने के लिए जंगल से ला सकते हैं। लेकिन उस पे उसके चाचा उसको फिर से समझाते हैं कि जो जंगल के अधिकारी हैं वो जंगल पर अपना हक समझते हैं, वो सोचते हैं कि जंगल उनका ही है, और कहीं पर खदान खुद रहे हैं, कहीं पर बांध बन रहे हैं। तो जो आदिवासी हैं या फिर लोगों को क्या करा जा रहा है, जंगल से हटाया जा रहा है। तो वो कहते हैं सूर्यमणि को कि एक काम करो, तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, कायदे कानून को समझो, तो शायद तुम ही जंगल को बचा पाओगी। अब जंगल को बचा पाने के नाम से सूर्यमणि जो है थोड़ा थोड़ा करके अपने चाचा की बात समझ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोचो और लिखो। तो यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं जिनके जवाब आपको सोचने हैं और फिर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, अपने आसपास अपने दोस्तों या अपने माता पिता से पूछकर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो मैं प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ आप उनको भी लिख सकते हो, या फिर उनको उदाहरण के तौर पर समझकर अपने शब्दों में इन उत्तरों को आप लिख सकते हो। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? तो इसका जवाब है हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसको कि जंगल से बहुत लगाव है। अब अगला सवाल है, ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका, सोचो क्यों? तो इसका जवाब है, ठेकेदार जंगल से पेड़ एवं लकड़ियां काटकर बेचता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी जंगल के संसाधन का उपयोग करें, इसलिए ठेकेदार सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। अब हमारा अगला सवाल है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, मेरे शहर में एक बहुत बड़ी झील है। सुरक्षा कारणों से वहाँ आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मैं समझती हूँ वह आम लोगों के लिए खुला होना चाहिए। तो आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी जगह है जो कि आपको लगता है कि सभी वहाँ पे जाने चाहिए, सब लोगों को वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए रोका जा रहा है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करो। अब कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला सवाल है, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? तो इसका जवाब है, हमें लगता है कि जंगल सभी के हैं, क्योंकि देखो जंगल की देखरेख सभी कर रहे हैं, जंगल के आसपास सभी लोग रह रहे हैं और वो उसको पूरे तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए जंगल पर सभी का हक है, जंगल सभी के लिए है। अब अगला सवाल है, बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा।
क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा? तो इसका जवाब है हाँ, कई सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हम सबका साझा खजाना है, जैसे भूगर्भीय जल, नदियों तथा समुद्र की मछलियाँ, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि का सफ़र। तो देखो, अभी हमने सूर्यमणि के बचपन के बारे में पढ़ा, अब हम उसके सफ़र के बारे में पढ़ते हैं। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा लेकर बीए पास किया। तो स्कॉलरशिप देखो क्या होता है कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनके फीस, किताबें और जो स्कूल के जो कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म जो होती हैं, वो स्कूल द्वारा ही दी जाती हैं। तो उसको जो है स्कॉलरशिप मिली और उसने जो बीए पास कर लिया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। अब देखो, सूर्यमणि ने अच्छे से पढ़ाई करी, मेहनत करी और फिर उसने अपना जो है बीए पास कर लिया। बीए पास करने के बाद उसे कॉलेज में जो है उसकी पहचान एक पत्रकार से हुई जिनका नाम वासवी था, वासवी दीदी। अब उसने सूर्यमणि ने क्या करा, उनके साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम शुरू किया। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना कि वह अपने कुडुख समाज की पहचान बढ़ाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता ची ची। अब देखो, यहाँ पे हमें पता चला कि सूर्यमणि देखो, उसने पहले अपने लिए मेहनत करी, उसने अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा उसने जो है कोशिश करी अपने जंगल को बचाने के लिए। अब उसके पापा को, उसके पिताजी को यह बात पसंद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने जंगल और गांव वालों के हक के लिए बहुत सारी मेहनत करी। बचाने के लिए उसको आंदोलन शुरू करा और वो अपने कुडुख समाज की पहचान को बनाए रखना चाहती थी और वह चाहती थी कि जिस तरह उसको अपने आदिवासी होने पर गर्व है, बाकी सभी गांव वाले लोगों को भी उस चीज़ पर गर्व हो। अब उसका एक और साथी था मिर्ची, जिससे कि जो वो अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी बातें, सब कुछ उसके साथ वो उसे बताती थी और वो जब भी उसकी बातें सुनता था तो कहता था ची ची। अब आगे हमें कार्य करना है, सोचो और लिखो। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनका आपको जवाब सोचना है और फिर लिखना है। तो पहला सवाल है, क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? तो देखो, वैसे तो सभी के साथी होते हैं, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ, मेरा एक साथी है जिसे मैं अपने मन की हर बातें बता सकती हूँ। अब अगला सवाल है, कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है, जंगली एक अपमानजनक संबोधन है। प्रायः असभ्य लोगों को जंगली से संबोधित किया जाता है, मतलब कि जिसे कुछ नहीं आता, जिसे कुछ समझ नहीं आती, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो पागल होते हैं, उनको जंगली से संबोधित किया जाता है, यानी कि जंगली से पुकारा जाता है। आदिवासियों की संस्कृति आम लोगों से बिल्कुल अलग तरह की होती है।
दरअसल आदिवासी लोग असभ्य नहीं हैं, बल्कि उनके रहन सहन, खान पान के तरीके हम लोगों से बिल्कुल अलग तरह के हैं, इसलिए उन्हें जंगली कहना गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि आदिवासी किस तरह से रहते हैं और फिर उसके लिए आपको चित्र बनाना है। तो जैसे कि आदिवासी बिल्कुल सरल तरीके से रहते हैं, वह बिल्कुल ही सरल कपड़े पहनते हैं। वो लोग त्योहारों के दौरान पत्तों तथा फूलों से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। वह जीविकोपार्जन के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। वह जंगल से लकड़ियाँ, पत्ते, गोंद, शहद आदि इकट्ठा कर उन्हें बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। वह लोग पत्तों, लकड़ियों, बांसों आदि से कई उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। उन्हें जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि वो किस तरह से रहते हैं। अब उनके लिए कुछ चित्रों की मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, तो इनकी मदद से आप यह चित्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और भी याद आ रहा है, अपना चित्र बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा है? तो आपका अगर कोई दोस्त है आदिवासी जो कि जंगल के बारे में जानता हो, तो आप उससे जंगल के बारे में आपने क्या क्या सीखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा कोई आदिवासी दोस्त तो नहीं है, पर मैं उदाहरण के तौर पे आपको इसका जवाब दे सकती हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त आदिवासी है। वह मेरी क्लास में पढ़ता है। मैंने उससे बहुत सारे पेड़ों तथा पौधों को पहचानना सीखा है, जिनसे मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ थी। अनभिज्ञ मतलब कि बिल्कुल ही अनजान थी। मैंने उनसे पत्तों से खाद बनाना सीखा। मैंने उससे बांस तथा पत्तों से कई उपयोगी वस्तुएं बनाना सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि का तोरांग। तो देखो, ये जो सूर्यमणि के बारे में अभी तक हमने पहले उसके बचपन के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसका सफ़र पढ़ा। तो अब हम ये जो है सूर्यमणि का तोरांग, ये हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। अभी के लिए हम हमारी कक्षा को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक जो भी हमने पढ़ा है आप उसको अच्छे से पढ़िए, दोहराइए और समझिए। अब हम लोग हमारे पाठ को पूरा करेंगे हमारी अगली कक्षा में। हेलो बच्चों, तो अब हम हमारा पाठ किसके जंगल को पूरा करेंगे, जहाँ पर कि अभी तक हमने सूर्यमणि के बचपन के बारे में पढ़ा, फिर सूर्यमणि के सफ़र के बारे में पढ़ा, उसने किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसने बीए पास भी अपना पूरा करा है, उसने स्कॉलरशिप भी उसको मिली थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो अपने समाज के लिए कार्य करना चाहती थी, वो जंगल को बचाना चाहती थी, वो ये बताना चाहती थी कि जंगल पर आदिवासियों का हक है। यहाँ तक कि वह यह कहती थी कि जंगल जो है वो सबका है, किसी एक का नहीं है। और उसने जंगल को बचाने के लिए वासवी दीदी के साथ एक आंदोलन भी शुरू किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे सूर्यमणि का तोरांग। तो देखते हैं कि ये तोरांग क्या है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें।
अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तौरांग केंद्र में होता है। तौरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। तो देखो यहाँ पे हमें यह पता चला कि जो सूर्यमणि का तौरांग है वो क्या है। वो एक तरह का केंद्र है जहाँ पर कि सूर्यमणि चाहती है उसकी संस्कृति के बारे में और भी ज्ञान मिले, उसकी संस्कृति आगे चलाई जाए, आगे बढ़ाई जाए। जो नए बच्चे हो रहे हैं या फिर नए बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल में किताबों से अलग भाषा तो सीखें ही, साथ में कुडुख भाषा को भी उससे जोड़ें। जो उनकी संस्कृति है उसको ना भूलें, जो उनके गाने हैं, जो उनका पहनावा है वो उसको चाव से आगे भी उसको कायम रखें। और वह कहती है कि वो सबसे चाहती है कि जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों को भी वो बनाना सीखे। और यही सब कार्य वो तौरांग में करवाती थी, सिखाती थी सबको। और वहाँ पर गाने बजाने की कई चीज़ें भी थी जैसे कि बांसुरी या तरह तरह के ढोल। अब आगे हम पढ़ते हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती थी वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हर कोई सूर्यमणि से मदद लेता था, चाहे वह किसी भी तरह की परेशानी में हो, और सूर्यमणि सबकी मदद करती भी थी। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए आज भी वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखो जो सूर्यमणि का साथी था विजय, जिसने कि उसका साथ दिया, वो जिसको उसको समझता था, उसके साथ उसकी शादी हो गई है। और उसने जंगलों के लिए इतना अच्छा काम किया कि अब उसको विदेशों से लोग बुलाते भी हैं और उससे जंगल के बारे में जानते हैं। उसने जो जो अनुभव किया है उससे सीखते हैं। और उसके इस काम से अभी भी लोग अब क्या करते हैं, जंगल के नए कानून बनाते हैं और वहाँ के लिए अपनी आवाज़ भी उठाते हैं। अब हम आगे कार्य करते हैं। सोचो। तो पहला सवाल है, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि जंगलों के लिए काम करता हो तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं जो एक गैर सरकारी संस्था चलाते हैं। उनकी संस्था जंगल के पेड़ पौधों तथा वन्य जीवों के लिए काम करते हैं। अब अगला सवाल है, तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? तो आपका जो भी सपना है, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप उसके बारे में लिखेंगे और उसको किस तरह आप पूरा करोगे वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ, इसके लिए मैं खूब पढ़ूंगी तथा भारतीय वायुसेना में पायलट बनूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपने सपने के बारे में लिखा है और उसको मैं किस तरह पूरा करूंगी वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपका जो भी सपना हो और आपको उसको कैसे पूरा करोगे वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब हमारा अगला सवाल है, अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तो आपको क्या करना है, आपको अखबार लेना है और जंगल से जुड़ी कोई भी खबर आपको इकट्ठी करनी है। फिर आपको पता करना है कि क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने ये जानकारी इकट्ठी करी है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हाँ, मैंने जंगल के कटने से मौसम पर क्या असर पड़ा है से संबंधित कई खबरें अखबार से इकट्ठी की हैं। मैंने उनमें पढ़ा है कि जंगल के ज़्यादा कटाई के कारण वृष्टि औसत से भी
कम हो गई है, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तथा सूखे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वृष्टि मतलब हो गया वर्षा, बारिश। तो जितनी बारिश होनी चाहिए जंगल कट जाने के कारण बारिश जो है उससे बहुत ही कम हो रही है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और सूखे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती है। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज को बचाए रखना चाहोगे? तो जैसे देखो, हर किसी की संस्कृति अलग अलग होती है, हर किसी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर सूर्यमणि अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज के बारे में बताती है कि वो उनको आगे बचाकर रखना चाहती है, इसी तरह आपका कोई संस्कृति या रीति रिवाज हैं जो आपके समुदाय के, जिनको कि आप आगे कायम रखना चाहते हो और किस तरह आप उनको बचाओगे, आपको उस बारे में यहाँ पे लिखना है। तो मैंने इसका जवाब लिखा है, हाँ, मैं अपने समुदाय की संस्कृति बचाए रखने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परंपरागत पेंटिंग के तरीके जीवित रहें। जैसे कि होता है कि हर इलाके के या फिर हर जगह के कुछ अलग अलग संस्कृति होती हैं। तो आपके यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि शुरू से चलती आ रही है और आप उसको बचाना चाहते हो या नहीं बचाना चाहते हो, आपको उस बारे में यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर शुरू से परंपरागत एक पेंटिंग होती आ रही है, चित्रकला बनाए जाते हैं, तो मैं उसको बचाए रखना चाहती हूँ कि वो तरीके जो हैं जीवित रहें। अब आगे है, पढ़ो और बताओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है और फिर बताना है। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सीकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा पढ़ो। तो देखो, उड़ीसा का एक स्कूल है जिसमें कि 10वीं क्लास की लड़की सीकिया है, जिसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उस पत्र का एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, हमें उसको पढ़ना है। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल ना रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। अब यहाँ पे देखो, जो लड़की है वो शायद आदिवासी परिवार से है, तो वो अपनी परेशानी यहाँ पर मुख्यमंत्री को लिख रही है और उसकी जो परेशानी है वो है, तो ये जो लड़की सीकिया है ये मुख्यमंत्री जी को पत्र इसलिए लिख रही है क्योंकि उसके सामने एक परेशानी आई है और परेशानी यह है कि वह कह रही है कि जंगलों को उनसे छीना जा रहा है। जंगलों में तरक्की के नाम पर नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्री बनाना या बांध बनाना। अब वह कह रही है कि अगर जंगल की जगह पर फैक्ट्री या बांध बन जाएंगे तो फिर उनके जो आय के साधन है उसका क्या होगा, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं उनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर होता है। और वह कहती है कि जिन आदिवासियों का जंगल पर अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है और इन जंगलों के बिना उनका क्या होगा। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो आदिवासी कहाँ जाएंगे, उन जंगलों में रह रहे जानवर कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। फिर वह कहती है कि अगर जंगल ना रहें या फिर खानों में से एल्यूमिनियम या फिर खनिज निकाल कर जमीन को खोखला कर दिया जा रहा है तो इन सब के बाद बचेगा ही क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों तक फैली हुई बंजर जमीन, क्योंकि अगर जंगलों से पेड़ काट दिए जाएंगे तो वो बंजर जमीन ही बच जाएगी। अब आगे सवाल है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का काम होता है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपके आसपास इस तरह का कोई काम हो रहा है या मतलब जंगल हटाए जा रहे हो या पेड़ पौधे काटे जा रहे हो। क्या कोई फैक्ट्री है, उसमें किस तरह का काम
होता है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जवाब है हाँ, मेरे इलाके में एक निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पर एक ताप विद्युत घर बनाया जा रहा है। ताप विद्युत मतलब जो बिजली का काम जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर एक ताप विद्युत घर बनाया जा रहा है। तो आपके आसपास भी अगर कोई फैक्ट्री है और वहाँ पे क्या काम चलता है, किस तरह का काम चलता है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला सवाल है, फैक्ट्री की वजह से क्या जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? तो इसका जवाब है हाँ, ताप विद्युत संयंत्र बनने के कारण उस जगह के पेड़ों को काट दिया गया है। ताप विद्युत संयंत्र के चालू होने के बाद उससे उड़ने वाले राख के कारण वहाँ का एक बड़ा इलाका बंजर हो रहा है। कई लोगों ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है। अब देखो, आपने भी देखा होगा कि फैक्ट्री चाहे किसी भी तरह की हो, इससे किसी न किसी तरह का प्रदूषण जरूर होता है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो। तो और वो जो प्रदूषण है उससे आसपास रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो कोशिश अधिकतर यही की जाती है कि जो फैक्ट्रियां हैं या फिर काम करने वाली जो भी कंपनी होती हैं, उनको घरों से बहुत ही दूर बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे देखो एक नक्शा दिखाया जा रहा है और आप देखोगे कि इस नक्शे में कहीं पर तो बहुत ज़्यादा हरियाली है, यानी कि हरे हरे पेड़ बने हुए हैं, और कहीं पर कम हरियाली दिखाई जा रही है। तो अब हमें इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हमें कहा है कि पता करो और लिखो। तो सबसे पहला सवाल है, नक्शा देखो और पहचानो कि नक्शे में क्या दिखाया गया है। तो इसका जवाब है, पहली बात तो ये भारत का नक्शा है और इसमें घने जंगल तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को दिखाया गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि कुछ जगह बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो इसका मतलब वहाँ पर घने जंगल है, और जहाँ पर कम हरियाली दिख रही है वो कम घने जंगल वाले इलाके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, तुमने सीकिया की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। तो इसका जवाब है, उड़ीसा भारत के पूर्वी समुद्री भाग में अवस्थित है। यह छत्तीसगढ़ से पूर्व, पश्चिम बंगाल से दक्षिण तथा आंध्र प्रदेश से पूर्व उत्तर की तरफ है। अब हमारा अगला सवाल है, क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? तो इसका जवाब है हाँ, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास है और मैंने उसे नक्शे में पहचाना है। तो समुद्र को देखो हम वैसे भी कैसे पहचानते हैं, आपने देखा ही होगा कि समुद्र को जो है वो नीले रंग से पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पे नीला रंग तो है नहीं, और यहाँ पे हमें दिया है बंगाल की खाड़ी, और इसके यहीं पर आप देख रहे हो ये हमें दिखाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगला सवाल करते हैं। तो हमारा यह सवाल, मैं इसका जवाब आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि हाँ, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास है, और क्योंकि आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी के पास वहाँ पे समुद्र है और हमें यह जो बंगाल की खाड़ी है वो नक्शे में हमें दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, उड़ीसा के जो है वो किसी समुद्र किनारे पर समुद्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे समुद्र पर है? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे पर समुद्र है। देखो, अब अगर इस नक्शे में आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो आप भारत का दूसरा नक्शा ले सकते हैं जिसमें कि समुद्र को नीले रंग से पूरा दिखाया जाता है। तो आपको वहां पर आपकी जो ये परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इन राज्यों के पास, इन राज्यों के जो किनारे हैं वो समुद्र पर हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? तो सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे में बिहार से दक्षिण, उड़ीसा से उत्तर तथा मध्य प्रदेश से पूरब में है। अब देखो यहाँ नक्शे में आपको 4 वो दिशाएं दिखाई गई हैं, दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम। तो वही मैंने आपको बताया है कि बिहार से तो दक्षिण में है, उसके बाद उड़ीसा से वो उत्तर दिशा में पड़ता है तथा मध्य प्रदेश से पूरब में है। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है, कैसे पहचानोगे? तो इसका जवाब है लगभग सभी राज्यों में जंगल हैं, कुछ राज्यों में ज़्यादा जंगल हैं तथा कुछ में कम। नक्शे में जंगलों को हरे रंग में दिखलाया जाता है। अब देखो एक और चीज, जब आप नक्शे में देखोगे तो नक्शे के नीचे देखो 2 हमें आयत की तरह बॉक्स बने हैं और उसके साथ में लिखा हुआ है, जहाँ पे कि बिल्कुल गाढ़े रंग का हरा रंग है, उसका मतलब है ज़्यादा घने जंगल। फिर जहाँ पर हल्के हरे रंग से है तो उसका मतलब है कम घने जंगल। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ पर कम घने जंगल हैं। और अगर कहीं पर भी हरा दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे जो जंगल हैं ही। और नक्शे के हमें अधिकतर राज्यों में, अधिकतर जगह पर हमें जंगल देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं? तो इसका जवाब है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से मैं आपको इसका जवाब बता रही हूँ। नक्शे में घने जंगलों को गाढ़े हरे रंग से दिखलाया जाता है तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को हल्के रंग से दिखलाया जाता है। अब है अगला सवाल। नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं? तो इसका जवाब है नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखो। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे और उन राज्यों के नाम क्या हैं? तो इसका जवाब है यदि कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा जंगल उसके उत्तर तथा पूरब में होंगे और उन राज्यों का नाम है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो विषय है जिसके बारे में अब हम जानने वाले हैं, मिजोरम में खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। तो देखो पहले तो हमने सूर्यमणि से झारखंड के जंगलों के बारे में जाना। अब हम मिजोरम की खेती और मिजोरम के जंगलों के बारे में जानेंगे। वहाँ पर किस तरह के पहाड़ होते हैं, कैसे जंगल होते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और कैसे खेती करते हैं। तो टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लामटे आ डिंगा डिंकिमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके साइमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है।
बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, साइमसर के परिवार का नंबर पहला आया। वह बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन जीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। साइमसर ने 3 टीन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3 टीन जमीन? चामुई ने समझाया, 1 टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही 1 टीन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। अब देखो, यहाँ तक पढ़ने से हमें पता चला कि सभी लोग आज बहुत उत्साहित हो रखे थे, बहुत ही खुश हो रखे थे और सब अपने घर पहुंचने के लिए तैयार थे। और क्यों तैयार थे? क्योंकि आज उनके गांव में एक सभा बैठने वाली थी, एक खास सभा। और वो खास सभा किस बारे में थी कि वहाँ पे क्या होता है कि मिजोरम की जितनी भी ज़मीन होती है वो एक साझा ज़मीन होती है। उसके बाद एक सभा बैठती है जहाँ पर कि लॉटरी के द्वारा लोगों में ज़मीन बांटी जाती है। अब इस लॉटरी में जो है साइमसर का नाम सबसे पहले आ गया और उनको ज़मीन मिलने लगी। लेकिन साइमसर बोलते हैं कि मुझे इस बार ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ली थी। और वह कहते हैं कि उनकी बहन की शादी हो गई है और स्कूल की नौकरी के साथ वह अकेले खेती का काम नहीं कर पाएंगे। तो वह कहते हैं कि उनको सिर्फ 3 टीन जमीन ही चाहिए। अब 3 टीन का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पे हमें बताया गया कि 1 टीन के बीज जितने जमीन में बोते हैं उसको बोला जाता है 1 टीन खेती। तो इसी तरह गांव के सभी लोगों या सभी परिवारों में गांव की जमीन को लॉटरी के द्वारा बांटा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पता करो। तो आपको क्या पता करना है? पहला सवाल है, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्य के नाम पढ़ो। तो क्या करना है? नक्शे में हमें सबसे पहले मिजोरम देखना है और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ने हैं। तो मिजोरम के आसपास के राज्य हैं त्रिपुरा, असम तथा मणिपुर। अब हमारा अगला सवाल है, तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा। ज़मीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? तो देखो, मिज़ोरम में हमें टीन का तरीका पता चला जिससे कि ज़मीन को नापा जाता है। और कौन कौन सा तरीका है जिससे कि ज़मीन को नापा जाता है, हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जवाब है, ज़मीन को बांस, पैर के डग, हाथ, मीटर तथा फीट से भी नापा जाता है। इसके अलावा ज़मीन को मापने के लिए डिसमल, एकड़, हेक्टेयर, कट्ठा तथा बीघा का भी उपयोग किया जाता है। अब हम अगला सवाल करते हैं। स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? तो इसका जवाब है, जंगल में आदिवासियों ने बांस के कप वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए बनाकर रखा था ताकि आने जाने वाले लोग उसका इस्तेमाल कर सके। अब हमारा अगला सवाल है, जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो इसका जवाब है, हमें यहाँ पे इसका जवाब देना है कि जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो, जंगल को सुरक्षित रखने के लिए
हमें सबसे पहले जंगलों के पेड़ों को सुरक्षित रखना होगा। इसका मतलब हुआ कि वहाँ से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसके बाद हमें जंगल में रह रहे जानवरों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि उन्हें भी हमें मारना नहीं है, उन्हें ख़त्म करना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के पेड़ पौधों, वहाँ के जानवरों को, वहाँ के पक्षियों को हमें सुरक्षित रखना है और इनको सुरक्षित रखते हुए ही भी हम जंगलों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं झूम खेती। तो देखो अब हम एक अलग तरह की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो देखो झूम खेती क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस खेती में पहले जब कोई भी तरह की खेती की जाती है, फिर उस फसल को काटने के बाद कुछ साल के लिए उस खेत को आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी खेती नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई बांस या जंगल उसमें उग जाता है तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको गिराकर जला देते हैं और फिर वह राख उस जमीन में खाद का काम करती है। लेकिन जलाते हुए यह भी ध्यान रखा जाता है कि आसपास के पेड़ पौधों या जंगलों को कोई भी नुकसान ना हो। और फिर जब इस जमीन की खेती की बारी आती है तो उसको जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर उसमें बीजों को छिड़क देते हैं और फिर खेत में अलग अलग तरह के बीजों को बोया जाता है। अब मकई को भी बो सकते हैं, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि किसी भी तरह के बीजों को बोते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इसमें भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो है ही नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपने सुना ही होगा कि जब भी कहीं खेत में कोई जंगली घास हो जाती है तो उसको उखाड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उस जंगली घास को उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि मिट्टी में ही उसे गिरा देते हैं और फिर मिट्टी में ही मिला देते हैं। इससे क्या होता है, जमीन उपजाऊ बन जाती है। फिर वह कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार खेती करने में पिछड़ जाता है या नहीं कर पाता है तो बाकी लोग उनकी मदद करते हैं। बस उनके बदले में क्या करना होता है, जो मदद करता है उसको खाना खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर मुख्य फसल जो है वो चावल की ही होती है। फिर फसल तैयार होने के बाद इन लोगों को वह फसल अपने घर ले जानी होती है। और घर वह कैसे ले जाते हैं, अपनी पीठ पर। और वहाँ पर सड़कें तो हैं ही नहीं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। तो सोचो, इन पहाड़ों पर अपनी पीठ पर सामान लाद कर ले जाना एक पीठ तोड़ मेहनत का काम है। और इस काम को करने में, यानी कि इस फसल को अपने घर तक पहुंचाने में इन लोगों को कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच
लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराऊ नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। अब देखो यहाँ पे चराऊ नाच के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और फिर ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर वह पीटते हैं। फिर डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो आप इस नाच के बारे में और भी जानकारी पता कर सकते हैं और फिर आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में या अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ इस नाच को नाचना है। Zonul Cultural Club de Anne. मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इस चित्र में देखो बच्चे कैसे मस्ती में पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियां तुमने भी तो बनाई है। अब देखो वह कह रहे हैं कि मिजोरम का 3/4 हिस्सा जो है वो जंगलों से जुड़ा है। उनका जीवन मुश्किलों में जीते हुए भी वह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें बाईं तरफ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि यह बच्चे अपना मौज मस्ती कर रहे हैं और पत्तों से सीटियां बनाकर बजा रहे हैं। फिर कहा है कि आपने भी देखो, आप लोगों ने भी सीखी होगी, पत्तों से नहीं तो किसी और तरीके से सीटी बनाई होगी और फिर बजाई होगी। अब हमारा आखिरी कार्य है यहाँ पे, हम क्या समझे। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं और उनके सवालों के हमें जवाब देने हैं। और वो जवाब हम कैसे देंगे, हमने पाठ में पढ़कर जो भी समझा है उस पर। तो सबसे पहला सवाल है, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है। तो भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में जो समानताएं हैं वो है, दोनों तरह की खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। अब हम अंतर पढ़ेंगे। तो भास्कर भाई पौधों का उपयोग जैविक खाद बनाने में करते हैं। वे जैविक खाद को कंपोस्टिंग के द्वारा बनाते हैं। वह कंपोस्टिंग के लिए बने गड्ढे में केंचुए का उपयोग करते हैं, जबकि झूम खेती में खरपतवारों को खेती में ही जला दिया जाता है तथा राख और खेती को मिट्टी में मिला दिया जाता है तथा राख खेतों की मिट्टी में मिल जाता है। यह राख खाद का काम करती है। भास्कर भाई बीज बोने से पहले खेतों को जोतते हैं, जबकि झूम खेती में बीज बोने से पहले केवल आंसुए से जमीन को हिला दिया जाता है तथा बीज बो दिए जाते हैं या फिर बीज को छिड़क दिया जाता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था, अपने शब्दों में समझाओ क्यों। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने शब्दों में समझाना है कि सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था इस बारे में। तो जंगल सभी के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, परंतु वैसे लोग जो जंगलों में रहते हैं उसके लिए जंगल का विशेष ही महत्व है। जंगल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वह लोग जंगल से जलावन के लिए लकड़ियाँ लाते हैं। जंगल से अनेक तरह के फल तथा कंदमूल खाने के लिए मिलता है। जंगल से बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटियां मिलती हैं। वह लोग
जंगलों से और कई सारी उपयोगी चीजें इकट्ठे करते हैं तथा उसे बाजार में बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। आदिवासियों का जीवन पूर्णतः जंगल पर निर्भर करता है। अब हमारा आखिरी सवाल है कि झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी? तो इसका जवाब है झूम खेती की कुछ अनोखी बातें। नंबर 1, जमीन का एक नया टुकड़ा उसमें उगे पेड़ पौधों को जलाने के बाद खेती के लिए खाली किया जाता है। नंबर 2, खरपतवार को खेतों में ही जला दिया जाता है, जिसकी राख खेतों में मिलकर खाद का काम करती है। नंबर 3, झूम खेती में मिश्रित फसल उगाए जाते हैं। नंबर 4, खेती के लिए एक बार उपयोग की गई जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। अब ये तो हमने जो कि झूम खेती में कुछ अनोखा या कुछ अलग दिखा उसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हमारा पाठ किसके जंगल खत्म होता है, जिसमें कि हमने जंगलों के बारे में बहुत कुछ जाना, अलग अलग तरह की खेती के बारे में जाना और आदिवासियों का जीवन जंगलों पे किस तरह निर्भर होता है उस बारे में जाना। यहाँ पर हमने सूर्यमणि के बारे में भी पढ़ा। तो हमने जो है यहाँ पर भास्कर भाई जी के बारे में भी पढ़ा और झूम खेती के बारे में भी यहाँ पर हमने पढ़ा। तो अगर हम देखें तो हमें इस पाठ में बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली और हमारा नया ज्ञान भी बढ़ा है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर दोहराना है। उसके बाद जो भी इसमें कार्य दिए गए हैं आप उस कार्य को अच्छे से पूरा करेंगे और हम लोग मिलेंगे अब अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।